Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once again you are most welcome at my YouTube channel Sport Education by AKS. Dear students, today I shall teach you the passive voice of present indefinite tense. आज हम आपको present indefinite tense का passive voice बताएंगे, इसलिए आप सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर के और अस्थायी रूप से स्थिर माइंड से पूरा वीडियो कवर करने तक के लिए बैठ जाइए। ये नहीं कि थोड़ा सा देखे फिर बंद फिर बाद में, फिर ये पढ़ाई है भाई, ये स्टडी आपको स्टडी के लिए दिमाग स्टडी की तरफ फिक्स करना पड़ेगा, जैसे क्लास में आप करते हैं। क्लास पूरा घंटा चलेगा तो चलेगा, बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो उसी तरह से आप भी अपने माइंड को सेट कीजिए, पूरा वीडियो एकदम ऐसे एकदम कंप्लीट स्टडी की तरह। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उससे पहले आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जहां भी सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर आएगा तो इसका प्रयोग जब भी करेंगे तो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? नए कर्ता के अनुसार। अगर आप जानना चाहेंगे सर नया कर्ता क्या है, कुछ बता दीजिए, तो न्यू सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी पोस्ट पर सीएम है या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो जब एक टाइम के बाद जब उनको हटाया जाता है तो कोई दूसरे पीएम या सीएम को लाया जाता है। तो जो भी दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा, दूसरा प्रधानमंत्री आएंगे, तो वो जो कुछ भी राज्य का संभालेंगे अपने नियमानुसार, मतलब देश की जो भी अव्यवस्था होगी तो नए के अनुसार, अर्थात तो पुराने का टाइम फिनिश। तो वही नियम 100% लागू होता है पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका पहचान, कि क्या होता है इसका पहचान। तो याद रखिए जब भी हम लोग वॉइस बनाते हैं तो इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश में। इसलिए इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन जिस अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया गया। अगर इंग्लिश का नेगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, तो सहायक क्रिया डू या डज ही लगेगा। इसमें इज एम आर नहीं आ सकता है, हैज हैव हैड नहीं आ सकता, क्योंकि मैटर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हाँ, आपके लिए और भी बेहतर होगा, इसको पूरा क्लियर समझ में आपको तब आएगा जब आप फिर से एक बार घर पर बैठ करके और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो विडियो बनाया गया होगा, 2 पार्ट्स में बनाया गया है, वो दोनों पार्ट्स एक बार फिर से कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको ये टॉपिक और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ठीक, तो अंग्रेजी वाक्य के जिस वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया गया हो, या मुख्य क्रिया के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया गया हो। V1 जैसे गो, पांचवा मतलब घोज, गोज। तो जिस सेंटेंस में V1 या V5 लगाओ तो समझिए कि वो मैटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही डज नॉट प्ले बॉल, इसमें सहायक क्रिया क्या लगा? डज। क्या आप इस बात सेटिस्फाइड हैं? सहायक क्रिया लगा डज, इसलिए मैटर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी प्ले बॉल ये क्रिया का पहला रूप है। हाँ भाई, आपको V1, V2, V3, V4 और V5 का जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम में जा रहे हैं तो भाई कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही तुक्का या फिर चीटिंग की सहारा लेंगे। तो ये है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का मामला, इसका हिंदी होगा वी प्ले बॉल डेली, हम लोग प्रतिदिन गेंद खेलते हैं। उसके बाद सी रीड्स न्यूज़पेपर, सी रीड्स न्यूज़पेपर। तो जो रीड्स है वो क्रिया का पांचवा रूप है। तो पांचवा रूप है, पहला रूप है, या फिर डू या डज लगा है, तो हम समझेंगे कि जो भी सेंटेंस वो किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से पहचान लेंगे। अगर और भी एग्जांपल देखना चाहिए, मान लीजिए वी डू नॉट प्ले बॉल, वी डू नॉट प्ले बॉल, डू डज लग गया, क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। सी लाइक न्यूज़पेपर, सी डज नॉट रीड इन द मॉर्निंग, वह सुबह में नहीं पढ़ती है। तो ये था इसका पहचान। अब हम लोग इसको बढ़ते हैं बनाने का नियम। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रूल ऑफ
मेकिंग पैसिव वॉइस, रूल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। हम ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब हम एंट्री मारने जा रहे हैं कि पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपका टेंस कंप्लीट होगा तो आपका वॉइस भी बहुत ही सरल होगा बनाने में, क्योंकि हमने बताया था कि टेंस और वॉइस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्का के दो पहलू है। एक ही सिक्का के दो पहलू है। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर एक मैटर रखा, मान लिया कोई एक मेन पार्ट हो गया, ये कोई मान लीजिए मेन पार्ट हो गया, ठीक। और इसके दो संतान हो गए, इसके क्या हो गए, दो संतान हो गए। एक मान लीजिए कि इंजीनियर हो गया और एक मान लीजिए कि डॉक्टर हो गया। एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया। तो ये दोनों दो दुनिया का नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं एक ही परिवार से बिलोंग करेगा। हाँ, लेकिन जो एटीट्यूड, जो रहन सहन, जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। ये तो खाली चीरे फाड़ करेगा, लाओ उसको ऑपरेशन करते हैं, जो होगा सो देखेगा, जिएगा तो जिएगा, मरेगा तो मरेगा। हाय क्या करेगा, ये बिल्डिंग खड़ा करेगा, एक से एक डिजाइनर बनाएगा। मतलब कि इसका मैटर सीधे फिजिकल की हो जाता है, भौतिक राशियाँ की हो जाता है। लेकिन कहा जाए तो दोनों का बाप कौन है, एक है। अगर जो इनके बारे में जानता है तो यकीनन वो इनके बारे में पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से हम एक पार्ट लिए यहाँ पर सेंटेंस। क्या लिए, सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कर्ता प्रधान है तो वो टेंस हो गया, और अगर सेंटेंस में कर्म प्रधान है तो वॉइस हो गया। तो यही है टेंस और वॉइस। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, जो भी समझिए कि प्लीज वॉइस को पढ़ने से पहले एक बार पूरा डिटेल्स टेंस का वीडियो पढ़ लीजिएगा, पूरा टेंस का वीडियो पढ़ लीजिएगा और उस सब पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और सब में देख लीजिएगा कि इसमें सहायक क्रिया क्या है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, इसका पहचान क्या है, सारा डिटेल्स, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं बनाने के लिए। तो याद रखिए कि पैसिव वॉइस में कभी भी भूल कर भी डू, डस अथवा डीड का प्रयोग नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय भूल कर भी डू, डस अथवा डीड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब आप हमसे क्वेश्चन कर सकते, तभी कहाँ चला जाएगा, हवा में उड़ जाएगा? तो उड़ेगा नहीं। अगर बात प्रेजेंट की है तो हम डू, डस के लिए लिखेंगे इज, एम, आर। और अगर डीड का मामला हो तो लिखेंगे वाज या वेयर। ये बात बोलिए, कन्फर्म हो गया कि अगर डूडस का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर लिखेंगे, और अगर डिड का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वेयर लिखेंगे, क्योंकि जो डिड है वो पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट को। इसलिए वी शैल राइट वाज या वेयर एट द प्लेस ऑफ डिड एंड वी शैल राइट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर एट द प्लेस ऑफ डू या डस। तो बोले ये छोटी सी बात यहाँ तक, कोई दिक्कत? अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, जो नया करता, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का न्यू सब्जेक्ट होगा। उसके बाद इज, एम, आर सहायक क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया जो होगा वो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार होगा, नया कर्ता के अनुसार होगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा अर्थ, ये भीतरी किस तरह से है तो समझ लीजिए कि हवा की तरह है, पानी की तरह है। इंसान किसी भी स्थिति में रहे उनको उसको हवा चाहिए तो चाहिए। उसी तरह से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर स्थिति में भीतरी चाहिए तो चाहिए। मतलब इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि जो वॉइस है उसमें जो भीतरी है वो 100% एयर की तरह है, हवा की तरह है। आप बताइए कौन सा ऐसा क्षण है जिससे हम लोग हवा नहीं लेते हैं? कौन सा ऐसा क्षण है जिस समय हम लोग हवा नहीं लेते हैं? तो आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा तो कोई भी क्षण नहीं है। अगर किसी भी तरह से हम लोग भूल जाए आधा घंटा के लिए तो भूले ही रह जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिया का तीसरा रूप न लगे। आपको आसानी के लिए हम बता देते हैं, एकदम आज तक आपको ऐसा ट्रिक, ऐसा रूल्स दुनिया का कोई भी टीचर नहीं आपको बताया होगा। क्या? जैसे आप बताइए हवा, हमने बोला कि हवा हमेशा जरूरी है। हवा का अंग्रेजी क्या होता है? एयर।
क्या होता है? एयर। एयर मीन्स हवा। इसमें कितने लेटर हैं? 3 गो है। कितना है? 3। अब हम 3 से कर लेंगे। 3 मतलब क्रिया का तीसरा रूप। 3 मतलब क्रिया का तीसरा रूप। तो समझ लीजिए कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर स्थिति में क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 7वें जन्म तक भी आपको भूलने वाला नहीं है। बोलिए 100%। नाइस। उसके बाद अदर वर्ड है तो हम बाई के पहले या बाई के बाद भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट तो लिख दिया गया, लेकिन हम बेहतर होगा कि लिखे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या इसकी विशेष जानकारी के लिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वॉइस का कुछ विशेष रूल, सामान्य रूल जो हमेशा लागू किए जाते हैं। तो ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक डेली। डेली यहाँ पर अदर वर्ड है, जिसका हो जाएगा बुक। ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। बुक एक वचन इसलिए इज। बुक इज रीड डेली बाई हिम। बुक इज रीड डेली बाई हिम। आई नो यू, एक बात, नो में थोड़ा सा अलग मैटर होता है, हम बताए हैं एक्टिव वॉइस में। आई नो यू इसका बनेगा यू आर नोन टू मी। नोन का भीतरी नोन हो गया और यहां पर हमेशा टू लगता है। बोलिए अब समझ आ रहा है? या अगर आप एक बना कहें कि नहीं सर थोड़ा सा हम लोग को बनेवा से बताइए जो कुछ हेल्पिंग वर्ब संबंधित सवाल हो, तो देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। ही इट्स मैंगोस। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इट्स मैंगोस इन द मॉर्निंग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इट्स मैंगोस इन द मॉर्निंग। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बना, सबसे पहले हम किसको सिलेक्शन करेंगे? तो इसका ऑब्जेक्ट मैंगोस है, तो हम यहाँ पर प्रेम और इज्जत के साथ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मैंगोस। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपके सामने एक क्वेश्चन, क्या लिखा जाए? इज कि आर कि एम? तो आप यही दिमाग लगाए कि नहीं सर अब ये तो हमारा नया प्राइम मिनिस्टर हो गया, नया कर्ता हो गया, तब जो भी आगे का कार्यभार चलेगा तो इनके हिसाब से चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर इज नहीं क्या लिखेंगे? आर। अब बात आप समझ चुके होंगे, ठीक? तो यही है मैंगोस आर ईटेन। मैंगोस आर ईटेन इन द मॉर्निंग। अब ही है तो हम लास्ट में लिख देंगे बाई। मैंगोस आर ईटेन इन द मॉर्निंग बाई हिम। यह हम ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, मैंगोस आर ईटेन बाई हिम इन द मॉर्निंग। बोलिए क्या लग रहा है? कोई दिक्कत है? ये दोनों सेंटेंस, दोनों तरीका सही है। ईटेन इन द मॉर्निंग बाय हिम या बाय हिम इन द मॉर्निंग। तो अदर वर्ड को हम बाई के लेफ्ट या राइट कहीं भी लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अफर्मेटिव का बन जाएगा। और नेगेटिव, नेगेटिव अभी कुछ नहीं है, बस आप इज एम आर के बाद लगा दीजिए नॉट। क्या लगा दीजिए? नॉट। बाकी जस का तस। आप ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं, केवल थोड़ा सा अगर आप ध्यान और दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कवर कर ले जाएंगे, ठीक? तो स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, फिर भीतरी, बाकी जस का तस। जैसे ही डज नॉट रीड इंग्लिश डेली, ही डज नॉट रीड इंग्लिश डेली, तो हम क्या बनाएंगे? इंग्लिश। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नया करता है। उसके बाद इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक वस्तु, इसलिए लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे? इज। इंग्लिश इज नॉट। उसके बाद ये रीड, ये मत सोचिए कि सर ये क्रिया का पहला रूप है। रीड, रेड, रीड तीनों मीनिंग सेम होता है, इसलिए यहाँ पर जो रीड है वो भी3 है। ये डेली बाई हिम या बाई हिम डेली, अर्थात ही डज नॉट रीड इंग्लिश डेली, तो इंग्लिश इज नॉट रीड डेली बाई हिम। बोलिए अब बन जाएगा, ठीक? तो आपको बेसिकली ध्यान यही रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विशेष रूप से सहायक क्रिया क्या है। खाली एक सहायक क्रिया याद कर लिए तो फिर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे आपको हम पहले वीडियो में बताए थे कि किस स्थिति में सहायक क्रिया क्या लिखा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल आपको बता के दिखा देते हैं। जैसे
एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई डू नॉट लाइक ग्रीन पेन। आई डू नॉट लाइक ग्रीन, मैं हरा कलम पसंद नहीं करता हूं। अब कुछ जोड़ना है, इन एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में। मान लीजिए हमने यहां पर लिख दीजिए इन एनी सिचुएशन, तो अब इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना, ये तो अदर वर्ड है। ये क्या है? अदर वर्ड है। ये बाई के पहले या लास्ट में लिख दिए, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका मेन है इसमें ऑब्जेक्ट का। तो एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये मत समझिए कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो दो ऑब्जेक्ट हो सकता है। माई फादर, आई नो माई फादर, तो माई फादर है, इसलिए मैं हरी कलम पसंद नहीं करता हूं। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। जब इसको लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक साथ, अर्थात हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा ग्रीन पेन। अगर यहां पर आर्टिकल आई डू नॉट लाइक ए ग्रीन पेन, अगर यहां पर ए लिखा है तो हम ए लिखेंगे और ये स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल जरूर लिखेंगे। अर्थात ग्रीन पेन, हम एक कलम की बात कर रहे हैं जो कि हरा है, तो सहायक क्रिया इज होगा। क्या होगा? इज। इसलिए ग्रीन पेन इज लाइक्ड इन एनी सिचुएशन बाई, आई क्या हो जाएगा? मी। बोलिए, कोई दिक्कत है? ग्रीन पेन इज लाइक्ड इन एनी सिचुएशन बाई मी। लेकिन यहां पर सेंटेंस था नॉट का। किसका सेंटेंस था? नॉट का। तो अब आपको इसका हल्ला गुल्ला नहीं करना है, आपका सब कुछ सही है, बस सही जगह देख करके नोट को फिक्स कर दीजिए। तो हम नोट को कहाँ फिक्स करेंगे? सहायक क्रिया के बाद ए ग्रीन पेन, यहाँ पर लिखिए इज और यहाँ पर लिखिए नॉट। ए ग्रीन पेन इज नॉट। तो बोलिए, अब बन जाएगा। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में 1% भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कोई दिक्कत? 100% समझ आ रहा है? चलिए, भगवान आपको भला करे, ऐसे ही समझ में आता रहे और आपका काम आसानी से होता रहे। ओके, थैंक्स। अब चलिए हम लोग एंट्री मारते हैं, क्या शाहरुख खान के स्टाइल में, किसकी ओर? इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। तो प्रश्नवाचक वाक्य में ये मत सोचिए कि सर टेंस का नियम कुछ और था, भ्वास का नियम कुछ और था। हमने बता दिया कि दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, तो दोनों में समथिंग समथिंग बहुत मैच करेगा। देखते हैं हम लोग पढ़ करके क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सहायक क्रिया होगा इज एंड आर। उसके बाद न्यू सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट है तो हमने सारे इंटरोगेटिव को एक में सिमेट दिया है, अर्थात सिंगल को, डबल को, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सबको हमने एक में सिमेट दिया है। अब आप पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम हो तो टेंस को एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। और जो भी हमारा वीडियो आपको देखने में प्रॉब्लम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप यूट्यूब पर सीधे जाइए और सर्च मारिए, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, खाली जोड़ दीजिए बाई 81, हमारा वीडियो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। और आप उस वीडियो कोई भी जो लगे नहीं सर ये पढ़ा दिए हैं, तो उस नाम से यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वीडियो आएगा, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है? ठीक। अरे आपको ये व्यवस्था घर बैठे मिल रहा है। सोचिए, एक ये कंप्यूटर साइंस का जमाना है भाई, आप एडजस्ट कीजिए और मैनेज कीजिए अपने आप को। ठीक, चलिए। तो अगर इंटरोगेटिव का रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर रूल वही है जो हम एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, कर्ता प्लस नॉट, V3 और अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, व्हाई डज ही नॉट राइट स्टोरी? व्हाई डज ही नॉट राइट स्टोरी? इसका जगह व्हाई इज स्टोरी नॉट रिटेन बाई। हमने क्या किया? कुछ नहीं, व्हाई शुरू में, व्हाई शुरू में, क्योंकि दोनों का तो कुछ ना कुछ तो नियम वही है, तो दोनों तो कुछ ना कुछ तो मैच ही करेगा। इसलिए क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया, देखिए यहाँ पर डज था, क्या था? ही को देख करके, लेकिन नया करता स्टोरी हुआ, इस स्टोरी को देख करके हमने लगा दिया इज। हमने बोला था कि डू डज के बदले में इज हम आर लिखते हैं। उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टोरी हो गया, नॉट रिटन बाय हिम।
अगर और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो शौक से देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वाई डज योर फादर नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड? क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा विदेशी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है और हमको इसे बनाना है, व्हाई डज योर फादर नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अगर इसका हिंदी जानना चाहेंगे, आप एक काम कीजिएगा, पूरा सेंटेंस का हिंदी निकालते चलिए, जो भी आपके बोर्ड पर सेंटेंस मिलेगा सबका हिंदी निकालते चलिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अर्थात तुम्हारे पिताजी या आपके पिताजी फील्ड में, मैदान में गेंद या फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं। तो जब इसका हम पैसे वॉइस बनाएंगे तो हमको कोई घबराना नहीं है। आप बस जो छत का जो सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी का जो स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप बस कवर करते चलिए। जैसे सबसे पहला स्टेप, दिए गए क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ से सेंटेंस, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, डज योर फादर, तो हम डज है तो डज के बदले में सहायक क्रिया लिखेंगे, और सहायक क्रिया लिखेंगे फुटबॉल के देखते हुए, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब आसान ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्या का क्वेश्चन लगाइए। जैसे तुम क्या खेलते हो, तो फुटबॉल खेलते हैं, ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल एक वचन है, इसलिए लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे? इज। इसलिए हम बना देंगे इज फुटबॉल। नॉट है तो कर्ता लगाएंगे नॉट, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। इज फुटबॉल नॉट प्लेड इन द फील्ड। इज फुटबॉल नॉट प्लेड इन द फील्ड बाय योर फादर। देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, अगर हम अर्थ निकालेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। क्या तुम्हारे पिताजी मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं? इसके अंदर हो जाएगा कि क्या फुटबॉल तुम्हारे पिताजी के द्वारा मैदान में नहीं खेला जाता। अरे बस बतिया वही है, कनवा को ऐसे पकड़ना है, फिर घुमा कर ऐसे पकड़ना है, बतिया वही है, पकड़ना है कान। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जो एक्टिव वॉइस है वही पैसिव वॉइस है, ज़्यादा चेंजिंग कुछ भी नहीं है, बस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, बाकी V3 और बाकी रूल्स वही है। हाँ, अगर यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लगा देता है, वाई, वाट, वेयर, कुछ भी, तब यहाँ पर लिख देंगे, इसमें कोई है। तो अब बोलिए, कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। डू यू प्ले बॉल, तो इज बॉल प्लेड बाय यू, ऐसे सेंटेंस रहेगा। तो अब तो बन जाएगा, कोई दिक्कत? 100% बोलिए भाई। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ और भी सेंटेंसेस आते हैं जो इंट्रोगेटिव के नियम को खल्लास करते हुए आगे बढ़ता है। वो कादा स्पेशल हु के लिए। किसके लिए? हु के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस, अगर हु का सेंटेंस हो तो सबसे पहले हु का लिखेंगे बाय हुम। क्या लिखेंगे? बाय हुम। ये भी एक क्वेश्चन वर्ड ही है, इसलिए उसके बगल में आता है इज, एम, आर, उसके बगल में आता है न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड। अब इसमें लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्टिव का लिख करके गलती मत कीजिएगा। जैसे हु डज नॉट प्ले बॉल इन द मॉर्निंग, तो बाय हुम इज बॉल नॉट प्लेड इन द मॉर्निंग। सो सिंपल। जैसे आप खुद बताइएगा, हम पूछ रहे एक सेंटेंस, हम एक आपको अनुवाद दे रहे हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, हु डज नॉट मेक हिज होमवर्क इन द क्लास। ये सेंटेंस है। सेंटेंस है हु डज नॉट मेक हिज होमवर्क इन द क्लास।
तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको घबराना नहीं है। इसमें आप बातें कहीं करता है, करता नहीं है। आई वी यू दे ही सिट कहीं कुछ भी करता नहीं है। तो हमको आंदोलन नहीं करना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद फकराबाद इलाहाबाद ये कुल नहीं करना है। हम अपने इसी सिस्टम को पकड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सजा करके लिख देंगे। जैसे हु है तो सबसे पहले बाई हूँ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई हूँ। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद सहायक क्रिया, लेकिन अब सहायक क्रिया के बगल में करता आएगा क्योंकि बगैर ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस संभव नहीं है। बगैर ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस, जैसे कि बगैर सांस का जीना मुश्किल है, बगैर सांस का हम लोग जी नहीं सकते हैं, ठीक उसी तरह से बगैर ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। इसलिए बाय होम, उसके बगल में सहायक क्रिया करता क्या है, हिज होमवर्क। ये मटेरियल्स को दिखाता है, इसलिए इसको हम सिंगुलर में लेकर चलेंगे। बाय होम इज हिज होमवर्क। बोलिए कोई दिक्कत है। बाय होम इज हिज होमवर्क। उसको सीधे भीतरी आ जाइए, सीधे क्या आ जाइए, न्यू सब्जेक्ट हिज होमवर्क हो गया, उसका भीतरी। भीतरी क्या है, मेक, मेक का भीतरी हो जाएगा मेड, क्या हो जाएगा, मेड। अर्थात बाय होम इज हिज होमवर्क मेड। अदर वर्ड लिख दीजिए, इन द क्लास, लास्ट में। बोलिए क्या कोई दिक्कत है, ठीक। अर्थात हु डज नॉट मेक हिज होमवर्क इन द क्लास, वर्ग में अपना गृह कार्य कौन नहीं बनाता है, वर्ग में अपना गृह कार्य कौन नहीं बनाता है। तो इसका हो जाएगा कि किसके द्वारा अपना गृह कार्य वर्ग में नहीं बनाया जाता है। इसमें नोट था, नोट छूट गया है, आप नोट लगा दीजिए कहाँ पर, बाय हुम इज हिज होमवर्क, यहाँ पर लगा दीजिए नोट, मेड इन द क्लास। अर्थात किसके द्वारा अपना गृह कार्य वर्ग में नहीं बनाया जाता। तो अब बोलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ऑर्डर्ड सेंटेंस होते हैं ना, जो हम बच्चों का दिमाग घूम जाता है। जैसे कोई पूछ देगा व्हाट हैपेंस, बोलिए इसका क्या, ये सब नरेशन में फंसाता है व्हाट हैपेंस, लेकिन कहीं इसको कोई वॉइस पूछ देगा तो हम बना देंगे व्हाट इज हैपेंड। क्या बना देंगे, व्हाट इज हैपेंड, ठीक। वैसे ऐसे ये सब नहीं, लेकिन सपोज ऐसा कोई पूछ देते हैं आपसे तो घबराना नहीं है। आप व्हाट हैपेंस, व्हाट इज, जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अब बोलिए हु का अंग्रेजी, हु का पैसिव अब तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसमें एक और बचता है, आपको हम बता देते हैं, जो आपको हमेशा काम देगा। वो कैसा सेंटेंस है, तो एक ऐसे सेंटेंस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट को रखा गया है। किसको रखा गया है, दो दो ऑब्जेक्ट है। जैसे ही टेल्स मी ए क्वेश्चन एट द हाउस। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही टेल्स मी ए क्वेश्चन एट द हाउस। वह मुझे एक प्रश्न घर पर बताता है, वह मुझे एक प्रश्न घर पर बताता है। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी है और एक क्वेश्चन, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर सेंटेंस में कोई भी नेम दिखाई दे दे, जैसे सोहन, तो बाई सुहानावा नहीं कर देंगे, बाई सुहानी नहीं कर देंगे। सोहन का ऑब्जेक्टिव केस सोहन ही होता है, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। ये सब बातें आपको पूरी तरह से मालूम। जैसे आई नो यू, तो यू आर नोन टू मी, ठीक। तो अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा डबल ऑब्जेक्ट मी एक क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, तो हम की से बना सकते हैं। अगर मी से बनाएंगे तो हो जाएगा आई एम टोल्ड ए क्वेश्चन, ये हो गया आई एम टोल्ड ए क्वेश्चन एट द हाउस, एट द हाउस बाई ही का हो जाएगा ही। बोलिए क्या कोई दिक्कत है, कोई भी सेंटेंस हो,
आप कुछ नहीं, मी क्या कर दीजिए, आई एम टोल्ड ए क्वेश्चन एट द हाउस बाय हिम, या अगर इससे बनाएंगे तो इससे बनेगा ए क्वेश्चन इज, हाँ यहां पर एक चीज जोड़ना पड़ेगा, टू, ए क्वेश्चन इज टोल्ड टू मी एट द हाउस बाय, बोलिए कोई दिक्कत है? ये इसका नियम है, अर्थात ये सेंटेंस है, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों रूल सही है। जैसे आपको मान ले जाना है, आपको कोई आपका एकता चौक या कोई मेन जगह होगा, तो क्या कोई जरूरी है एक ही रूल से, एक ही मतलब रास्ता से जाएंगे? नहीं, और पुलिस पीट रहा, हम वही रास्ता पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? और जाम लगा रोड पर, हम वही रास्ता पकड़ लेंगे। हाँ, टारगेट वही होना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक। अब ये नहीं कि यहाँ पर EGMR की बात है तब वाज विवर में खींच देंगे, कहाँ तो हमारा मन कर रहा है वाज विवर बनाएंगे, तो यहाँ पर का मन चलने वाला नहीं है, उसको रोकिए, ठीक। तो यही है, ही टेल्स मी ए क्वेश्चन एट द हाउस, तो आई एम टोल्ड ए क्वेश्चन एट द हाउस बाय हिम, या ए क्वेश्चन इज टोल्ड टू मी एट द हाउस बाय। तो बोलिए, हमने आपको पूरा रूल्स बता दिया, अफर्मेटिव के लिए कैसे एग्जाम्पल्स, नेगेटिव के लिए कैसे एग्जाम्पल और रूल, प्रश्नवाचक हो तो कैसे बनाएंगे, हु का सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे, इसके साथ साथ अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाएंगे। आप पूरा वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, और जब समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस सेट का किताब उठाइए और बनाइए। पहले वो क्वेश्चन बनाइए जिसका क्वेश्चन भी दिया गया हो और आंसर भी दिया गया हो, जिसका क्वेश्चन भी दिया गया हो और आंसर भी दिया गया हो। आप पूरा बनाइए, अगर पूरा सेंटेंस एक्यूरेट सही होता है तो यू आर राइट, आपका मेहनत सक्सेस, ठीक। और फिर जो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन देंगे, SW देंगे, आप उसको पर डे भाई अपना काम किया कीजिए। ये पढ़ाई है भाई, पढ़ाई रेगुलरिटी। मान लो हम डिस्टर्ब थे, कुछ दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, तो समय मतलब कि स्थिति के अनुसार हो जाता है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको तो लगे रहना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ मैनेज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, टारगेट आपका है। इसलिए आप थोड़ा सा मन को पॉजिटिव कीजिए और सोचिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। इसलिए पर डे अपना होमवर्क बनाइए, आंसर जो आपको अगले दिन जाता है उस आंसर से मिलाइए, और रोज देखिए कि आज हमारा कितना % सही हुआ। जैसे आप क्लास में काम करते हैं, रोज देखिए कि कल के अपेक्षा आज हमारा 100% सही हुआ कि नहीं हुआ। और जब टेस्ट हो तो सभी लोग थोड़ा सा दम लगाइए भाई, देते हैं 10 12 20 लोग टीचर से, लगता है कि यार क्या हम लोग कौन बड़का गुनाह कर रहे हैं इस लॉकडाउन में पढ़ाई को पढ़ करके। अरे गुनाह है तो गुनाह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फ़ायदा होता है। इसलिए आप हमारी बातों को समझेंगे और थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट। और आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। उसके साथ साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स लास्ट। जय हिंद, जय भारत।